जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम फिर गद्य साहित्य का इतिहास का जो शेष भाग है उसको पढ़ेंगे। ये क्लास नाइन्थ के जो पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग है बच्चों। तो गद्य काव्य का भली भांति जो गद्य काव्य को हम लोग भली भांति समझने के लिए हमें गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ना आवश्यक होता है। तो आइए बच्चों, हम प्रारंभ करते हैं। और आज हमने 2 पार्ट में वीडियो पिछला समाप्त किया है और आज आइए हम लोग शुक्ल युग से प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, देखिए देखते चलिए। ये सब भारतेंदु युग हो गया, हमने पढ़ लिया है। ये देखिए, अब ये देखिए बच्चों, ये शुक्ल युग जिसे छायावादी युग कहते हैं, हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों के पास अगर पुस्तक है तो आप लोग भी साथ में पुस्तक खोल लीजिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। जिसपे हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, वहां पर आप भी अपनी पुस्तक में पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए और फिर उसको कॉपी में उतारिएगा। तो आइए बच्चों, प्रारंभ करते हैं समझाते हुए कि क्या चीज है छायावाद युग, शुक्ल युग, ये सब। तो आइए बच्चों, देखिए ये 1919 से और 1938 तक चला है। क्या? छायावाद युग के काल तक को देखिए, 1919 से 1938 ईस्वी के काल तक को हिंदी साहित्य का, हिंदी गद्य इतिहास में छायावादी युग माना जाता है, कहा जाता है। ये द्विवेदी युग, द्विवेदी बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के पश्चात, द्विवेदी युग के पश्चात साहित्य में कलात्मक भावुकता को व्यक्त करने की क्षमता छायावादी युग के गद्य से प्रकट होती है। बच्चों, जो साहित्य में कलात्मकता हो गई, भावुकता हो गई, प्रतीकात्मकता हो गया और इस तरह से जो ये सब स्पष्ट करने के लिए, दिखाने के लिए कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये छायावाद युग से ही प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। विचारों, आदर्शों, आध्यात्मिक रहस्यवादों को प्रतीकों के द्वारा छाया अभिव्यक्ति देने के कारण, छाया अभिव्यक्ति देने के कारण इस युग को छायावादी युग कहा गया। फिर आगे इसे नाम से पुकारा गया। छायावादी युग बच्चों के कवियों ने अपनी विशिष्ट प्रतिभा, रचनात्मकता की शक्ति के से उसके लाक्षणिक लक्षण, अलंकृत, अलंकारिक, प्रतीकात्मक, संकेत, वक्रतापूर्ण अर्थात कहना कुछ और समझना कुछ और के रूप में आविर्भाव किया। वक्रतापूर्ण अच्छा बच्चों ये होता है कि हम जैसे बोली टाइप का बोलते हैं, नहीं कहते कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और होता है, तो उसी को कहते हैं वक्रता। तो प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा और दिनकर, ये सब बच्चों ये छायावाद युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं। ये देखिए, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और क्या कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और इसमें दिनकर, मतलब ये 4 तो मेन है बच्चों और दिनकर भी हैं। आज इनमें जो काव्य ग्रंथों की भूमिकाओं या स्वातंत्र अर्थात बच्चों स्वतंत्र रूप से लेखों ने से नवीन मनोहर, नई तरह के मनोहर गद्य का रूप प्रदर्शित किया है, नई तरह से मनोहर गद्य का रूप प्रदर्शित किया है। और इसी युग में छायावाद युग में ही वियोगी हरि हो गए, राय कृष्णदास, माखन लाल चतुर्वेदी के भावुकता से परिपूर्ण गद्य का भी दर्शन हुआ है, अर्थात इन्होंने भी लिखा है। अब आइए बच्चों, देखिए आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। इतिहास लेखन और समालोचना में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं बच्चों, ये बृहद योगदान, मतलब महान योगदान इनका ही है। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसमें योगदान है? इतिहास लेखन में और समालोचना में। इतिहास लेखन और समालोचना में किसका मैक्सिमम योगदान है बच्चों? अधिकतर योगदान है तो आपके ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये। फिर आगे इसी क्षेत्र में नंद दुलारी वाजपेयी का भी नाम आता है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी आते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर रामविलास शर्मा बच्चों तथा इतिहास लेखन के लिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा और लक्ष्मी सागर वार्षण और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर मनोहर अवस्थी आदि के नाम भी उल्लेखनीय है इतिहास लेखन में। देखिए बच्चों, इस प्रकार से बच्चों इस युग में हिंदी गद्य साहित्य की जो चेतना ने संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड को चैतन्य रूप में अर्थात चेतन रूप में प्रकाशित किया है। तो आइए बच्चों, अब हम आते हैं छायावादी युग की ही सारी कहाँ व्यवस्था है, ये
क्या नाम है, देखिए 1900 से 1938 तक चला है, छायावादी युग कहा जाता है। दिव्य युग के पश्चात ये आता है। इसमें कलात्मकता भावुकता का विशेष वो है प्रकट किया गया है। इसमें विचारों आदर्शों को क्या कहते हैं, छाया अभिव्यक्ति की गई है, इसलिए इसको छायावाद कहा गया है। इसमें रचनात्मकता, प्रतिभा, रचनात्मक शक्ति और लाक्षणिक अलंकृत, ये प्रतीकात्मक, ये सब बच्चों ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में हमेशा आगे काम आएगा। अभी तो आप क्लास 9th में हो तो चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, क्यों? क्योंकि क्लास 8 तक ये सब चीजें रहती नहीं है, क्या है गद्य, क्या है पद, ये सब जानकारी आपको नहीं होती होगी। तो अब ये शुरुआत आपका ही 9th क्लास से होता है, तो चीजें भी समझ में नहीं आ रही होंगी। फिर भी आप इसको ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास कीजिए, कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप सोचेंगे कि नहीं हम इसको समझ लेंगे, मैम क्या बता रही हैं ये हम जानेंगे, और 2 से 3 बार सुनेंगे बच्चों तो चीजें याद होंगी। फिर उसके बाद इससे संबंधित हम क्वेश्चन कराएंगे। जब क्वेश्चन भी करेंगे तो और मस्तिष्क पे क्लियर होगा। उसके बाद जब धीरे धीरे आगे पढ़ते हुए एग्जाम देंगे और फिर 10th क्लास में जाएंगे तो फिर दोबारा इसको हम पढ़ाएंगे, और तब और विस्तार से होगा, चूंकि क्लास 10th का होगा तो और विस्तार से होगा, तब चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो जब चीजें समझ में आएंगी ना बच्चों, तो आपका मस्तिष्क जो है तेज होगा, आपका ब्रेन शार्प होगा, चीजें समझ पाएंगी, कुछ नया नहीं लगे कि अरे ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, नया नया कुछ नहीं। अभी तो आपको नया लग रहा है, पर आप इसको निरंतर सुनने की कोशिश और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। अन्य बच्चों से आप एकदम अलग हो जाओगे, क्योंकि ये आपको यूट्यूब पर इस तरह से समझा के कोई नहीं पढ़ाता है। इस तरह से आपके बुक के माध्यम से कोई ऐसा नहीं पढ़ाता, बस क्वेश्चन सीधा करा देते हैं। अब क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको नया नया लगेगा, क्यों? क्योंकि आप समझे नहीं रहेंगे। अब आप इसको थ्योरी में हम आपको समझा दिए, अब इससे जब संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि मैम ये बता रही थी, ये बता रही थी। आपसे पूछ लेंगे कि शुक्ल युग कब से कब प्रारंभ हुआ, तो आ जाएगा तुरंत, ये देखिए 1919 से 38 तक। छायावादी युग क्यों कहा गया, इसमें कौन कौन कवि का ज्यादा योगदान है, तो ये देखिए ऐसे नाम दे देंगे। पूछेंगे इसमें से कौन नहीं है, 4-3 दे देंगे, एक किसी और का नाम दे देंगे, आप तुरंत बता देंगे कि ये नहीं है छायावादी युग। इस प्रकार से बच्चों आपको समझ में चीजें आएंगी। अब आते हैं शुक्लोत्तर युग पर। ये शुक्लोत्तर युग क्या है, इसमें कौन कौन से लेखक आते हैं, कहाँ से प्रारंभ कब तक चलता है, ये देखिए बच्चों। अब ये 1938 तक तो वो शुक्ल युग चल रहा था। अब शुक्लोत्तर मतलब शुक्ल युग या छायावाद युग के बाद की बात हो रही है, तो इसे शुक्लोत्तर युग को हम प्रगतिवादी युग भी कहते हैं। आइए बच्चों, इसके पश्चात 1938 के पश्चात हिंदी जो गद्य साहित्य है बच्चों के समय को शुक्लोत्तर युग कहा जाता है। उसके बाद इस युग का जो हिंदी गद्य काल्पनिक संसार है, इसमें कल्पना को ज्यादा महत्व दिया गया है। काल्पनिक संसार से उतर कर बच्चों, काल्पनिक संसार से देखिए आपके छाया युग में, छायावाद में कल्पना को ज्यादा महत्व दे दिया गया है, भावना को महत्व दिया गया है। लेकिन वहीं पर शुक्लोत्तर युग जब आता है बच्चों, यहाँ पर यथार्थ को, जो सत्य है, इसकी ज्यादा भूमि पर आकर उतरा, मतलब उतर कर भूमि पर आया या लोगों के सामने प्रत्यक्ष आया। कल्पना से उतरकर प्रत्यक्ष में व्यक्ति लोगों ने देखना समझना प्रारंभ किया, तो ये शुक्लोत्तर युग से। इसमें भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति का स्थान कांति युक्त भड़कीले कवित्वमय वचनों ने ले लिया। मतलब इसमें जो भड़कीले कवित्वमय वचन ने ले लिया, किसको? जो भावुकतापूर्ण थी, कल्पना थी, प्रतीकात्मकता थी, लाक्षणिकता थी, अलंकारिकता थी, वो क्या हुआ, कांति युग जो मतलब क्या कहते हैं, बहुत भड़कीले चमक दमक शब्दों के साथ मतलब शब्दों ने ले लिया, वचनों अर्थात शब्दों से इन्होंने अपनी कविता को व्यक्त करने लगे। यथार्थ मानव जीवन की पारिवारिक एवं सामाजिक समस्या को दर्शाने लगे सब कवि लोग। राजनीतिक दुराचार, मानवीय भावों को दिखाने लगे समाज में अपने कविता के माध्यम से। विश्व बंधुत्व की भावना आदि को चित्रित करने लगे। कब से बच्चों, देखिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, समझ रहे ना इसको, फिर से देखिए। ये देखिए, ये यहाँ पर बता रहे कि जो शुक्लोत्तर युग है बच्चों, ये कल्पना के संसार को छोड़ दिया और यथार्थ पे उतर आया। यथार्थ पे उतर के आने के बाद बच्चों ये देखिए, भड़कीले कांति युक्त कवित्वमय वचनों को ले लिया। कौन? कवियों ने यथार्थ को कहना प्रारंभ किया। मानव जीवन की पारिवारिक, सामाजिक और नए राजनीतिक दुराचार और मानवीय भावों और विश्व बंधुत्व की भावना को प्रकट करना प्रारंभ कर दिए कवि लोग। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको।
इस युग के गद्य साहित्य की जो अभिव्यंजना शक्ति थी ना बच्चों, ये अधिक परिष्कृत हुई। क्यों? क्योंकि ये मानव सामाजिक जो समस्याएं थी, राजनीतिक समस्याएं थी, जो लोगों में भेदभाव था, ये प्रत्यक्ष रूप से कवि ने अपने कविता के माध्यम से प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। तो आम जनता पढ़ने लगी, समझने लगी, इसलिए इसका ज्यादा प्रचार हुआ। और तथा साहित्यिक रचनाओं और कृतियों की प्रचुरता भी इस युग में सबसे अधिक हो गई। आप समझ रहे हैं बच्चों, क्यों अधिक हो गई? सामाजिक राजनीतिक और ये समाज की समस्याओं को सामने लाने लगे कवि लोग। अब देखिए बच्चों, इसमें अब देखिए सब इंपॉर्टेंट हैं। रामविलास शर्मा आते हैं, रामविलास शर्मा आते हैं, शिवदान सिंह चौहान आते हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त आते हैं। इसी सब युग के, किसी शुक्लोत्तर युग या प्रगतिवाद युग के ये सब कौन है? रचनाकार हैं। आइए बच्चों देखते हैं रेखा चित्र और संस्मरण। अब आपको ये हम बताएंगे, इसीलिए तो हमने गद्य पढ़ाना प्रारंभ किया। अब हमने कहा रेखा चित्र, संस्मरण, तो आपके दिमाग में चीजें क्वेश्चन करने लगी होंगी कि ये रेखा चित्र क्या है, मैम क्या बोल रही है, रेखा चित्र क्या है, संस्मरण क्या है। तो यही सब चीजें आगे आपको हम विस्तार से समझाएंगे बच्चों। तो रेखा चित्र और संस्मरण रचनाकारों में जो पदम सिंह शर्मा हैं, महादेवी वर्मा हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं और बच्चों कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। ये प्रमुख रूप से कथनीय हैं। आगे बच्चे देखिए, इस युग में तनिक उत्कृष्ट साहित्यिक जीवन चरित्र और आत्मकथाएं भी प्रकाशित हुई हैं। उत्कृष्ट साहित्यिक जीवन चरित्र, लोगों के जीवन चरित्र और आत्मकथाएं भी प्रकाशित हुई। इसमें डॉक्टर रामविलास वर्मा की जो निराला की साहित्य साधना और अमृत राय की कलम का सिपाही है, ये उन्नत रचनाएं हैं। अर्थात बच्चों रामविलास, डॉक्टर रामविलास वर्मा, एक बार फिर से इसको हम आपको हाईलाइट स्पेशली करते हैं। रामविलास वर्मा ने निराला की साहित्य साधना लिखा है और उसके बाद में अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखा है। ये आपके प्रेमचंद से संबंधित है। ये अमृत राय आपके प्रेमचंद के पुत्र हैं और इन्होंने लिखा है उनकी रचनाओं को, जीवन चरित्र को। देख नहीं रहे, ये देखिए लिखा है जीवन चरित्र और आत्मकथा है। तो ये डॉक्टर रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना को लिखे हैं और अमृत राय ने ये कलम का सिपाही लिखा है, जीवन चरित्र। तो आइए बच्चों, हमें पूरा विश्वास है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और यही उद्देश्य से हमने ये प्रारंभ किया है, क्योंकि ये चीजें बहुत कठिन होती हैं, बच्चों को समझ में नहीं आती, किताब में पढ़ते नहीं है, किताब में होते हुए बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। आपको गद्य साहित्य को समझना है अच्छे से, तो बच्चों ये चीज पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने सोचा कि बच्चों को ये चीजें आसान करें, अपनी भाषा में समझाते हुए बच्चों को पढ़ाएं, जिससे बच्चों को ये चीज जानकारी हो कि हाँ हमारे सिलेबस में है तो हमको जानना जरूरी है। तो आइए बच्चों, आत्मकथाओं, ये देखिए एक मिनट, आत्मकथाओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा, उसके बाद इसके पश्चात पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा अपनी खबर, और बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, बच्चों ये अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं, हरिवंश राय बच्चन, इनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके बाद नीड़ का निर्माण, फिर आदि रचनाएं लोकप्रिय हुई। किसमें बच्चों? आत्मकथा की विधा में। अब आत्मकथा क्या है बच्चों? तो आत्मकथा वो होती है जो हम अपनी आप बीती, स्वयं पर जो बीती है, स्वयं का जो जीवन का अनुभव है, उसको अपने ही हाथों से स्वयं लिखना, उसी को आत्मकथा कहते हैं। और आइए बच्चों ये देखिए, इस युग में, ये कौन सी युग? शुक्लोत्तर युग अर्थात प्रगतिवादी युग में विभिन्न उपन्यासकारों के भी दर्शन हुए हैं। उनमें प्रमुख हैं बच्चों आपके देखिए यशपाल हैं, यशपाल, झूठा सच, दिव्या, इनका ये क्या है? उपन्यास है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि झूठा सच किसकी विधा है, मतलब कौन सी विधा है, तो आप कहेंगे उपन्यास है। और किसकी रचना है, तो आप बोलेंगे कि यशपाल की। और आप बच्चों ये देखिए नागार्जुन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 9, 10, 11, 12 और आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जब बैठेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो उसमें भी ये नागार्जुन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रगतवादी युग के कवि हैं। तो बच्चों इन्होंने नई पौध और रतिनाथ की चाची लिखी है। रतिनाथ की चाची क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, 9th में भी बन सकता है। ये जो आपके सिलेबस में दिया है ना बच्चों, तो इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम आपको एक्सप्लेन करते हुए, समझाते हुए बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अब इसी तरह से हम आगे सीखते जाएंगे, क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? क्वेश्चन उठता ना, जब सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। तो ये
अब बच्चों यहाँ से हम इस वाणी से अपने यहाँ विराम देते हैं और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ये देखिए यहाँ पर देख लीजिए ऐसे ये चीज, यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रारंभ करेंगे। क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो, छोटा छोटा रहे और आप आराम से देख रहे हैं, 10-15 मिनट 20 मिनट में सुनते रहे। बस आप सुनने पर फोकस कीजिएगा, आप मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन के साथ बच्चों सिर्फ सुनिए इसको। इससे माध्यम से जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आप क्वेश्चन प्रश्न उत्तर ऐसे करके उतार लीजिएगा कॉपी में, थोड़ा बहुत 1-2 पन्ने का, बस उसी को आप रिवीजन करते रहिएगा और एग्जाम में देखिएगा आप सबसे बेस्ट करके आएंगे। जो भी आपके अगल बगल बच्चे बैठे रहेंगे आसपास, उन बच्चों में आप सबसे अलग दिखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा बच्चों, पढ़ते रहना पड़ेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए बच्चों। और अगर आपको पसंद आ रहा वीडियो तो आप बच्चों में शेयर कीजिए और सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी माध्यम से आपके पास अगर ये वीडियो पहुंच गया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हम जितने सारे मैटर पढ़ाएंगे निरंतर हमारा पर डे प्रतिदिन हमारा क्लास चलता रहेगा। एक तो आपको अब हम आपको पद से भी संबंधित जो पहला पाठ आपका साखी है कबीरदास का, वहां से भी प्रारंभ कर दिए हैं देना वीडियो। तो आप देखेंगे यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में जाएंगे, सारी वीडियो आपको क्लास 9th के अलग पीडीएफ में बनाकर हम दे रहे हैं। आप शुरू से आखिरी तक शुरू से देखना प्रारंभ कीजिएगा, क्योंकि शुरू से देखेंगे चीजें आपको समझ में आएंगी। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। और आपके जो सहपाठी हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो लोग भी आपके साथ पढ़ें और फिर आपको धन्यवाद भी देंगे कि बहुत अच्छा किया तुमने कि हमको ये वीडियो दे दिया, और आगे फिर उनकी भी तैयारी अच्छी होती जाएगी। तो आइए बच्चों, अभी इसी वाक्यों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।